जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसकी जो संचालन होता है, उनकी नियुक्तियां राज्य सरकार देखती है। तो उसमें ऐसा नहीं कि कोई एक गवर्नमेंट जिम्मेदार है, सारी राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। दूसरी बात मैं आपको आता हूं कि नियुक्तियों पे कि क्या जितने लोग हैं उनके आधार पर हमारे जजेस हैं या नहीं है। देखिए, जजेस जितने हैं मुझे लगता है कि पर्याप्त हैं। ये आप प्रोसीडिंग देखिए आप केसेस की, जब आप उत्तर प्रदेश या फिर और भी अन्य प्रदेश हैं जहां पे आप दिल्ली को छोड़ दीजिए, दिल्ली में बहुत अच्छे प्रोसीडिंग चलती है, लेकिन अन्य राज्यों में अगर मैं जाऊं, कोई भी राज्य हो, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो, कोई भी राज्य, वहां पे प्रोसीडिंग ऐसी है कि हर दूसरे दिन स्ट्राइक होती है। उसमें लॉयर्स की भी कुछ गलतियां हैं, जजेस की भी कुछ गलतियां कि वो नहीं आते। जितने जजेस हैं अगर वो कॉम्पिटेंसी से काम करें, सही तरीके से काम करें, इतने जज काफी हैं। क्या ये एक मेरा सवाल, उसमें मेरा भी सवाल जोड़ लीजिए, क्या ये जरूरत है विकास जी? क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि डिजिटाइजेशन यानी आपके मोबाइल पर बहुत सी चीजें आपको उपलब्ध होंगी, तो उससे भी एक तरह से जो मैन पावर की समस्या वो भी कम होगी। भाई आपके मोबाइल पर आपको बहुत सी चीजें जिसके निपटारे को लेकर आपको जानकारी मिलेगी। आपको पुलिस थानों में भी लोगों की जरूरत होती है, आपको जुडिशरी में भी लोगों की जरूरत होती है, क्या उसमें कुछ हल होगा? बताइए। सुचारिता जी, बड़े प्रथम मैं बात ये कहना चाहूंगा कि किसी को एतराज नहीं कि आप नए कानून लेकर। पहली बात, लेट्स मेक द फैक्ट्स वेरी क्लियर। क्या इससे न्याय प्रक्रिया में सुधार आएगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक मित्र ने अभी उठाया, जो मैंने शुरुआती दौर पे कहा कि 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। और दूसरी बात, अगर आप इन्वेस्टिगेशन में सुधार लेके आना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह बादल से लेके आज तक इतनी बार कहा है कि पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं इस देश में, वो एग्जीक्यूटिव के चुंगल से बाहर होनी चाहिए। उस पे कुछ भी इस संशोधित बिल में या नए बिल में कोई प्रावधान नहीं है कि पुलिस या और बाकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एग्जीक्यूटिव के चुंगल में तब भी थी और आज भी है। जब तक उनको आप जब तक आप उनमें मूलभूत सुधार नहीं लेके आएंगे, आप 0 FIR प्रावधान पहले भी था। ये कहना कि आज ट्रायल डे टू डे होगी, तो मैं आपको बताऊं कि CRPC में 309 में पहले भी है कि चार्ज लगते ही डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, आज तक नहीं हुई। वो कानून में है प्रावधान, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आज भी कानून में प्रावधान है। समन्स ट्रायबल केसेस, जो वारंट केसेस नहीं है वो समन ट्रायबल केसेस होते हैं, वो उनकी समरी ट्रायल आज भी होती है। तो ऐसा नहीं है, आप ये है कि सेम वाइन इन अ न्यू बॉटल, लेकिन वो बॉटल और कितनी जहरीली बन सकती है। नहीं विकास गुप्ता जी, मेरा देखिए सुनिए, विनोद बंसल जी, ये जो सवाल बार बार पूछा जाता है, सेम वाइन इन न्यू बॉटल कह रहे हैं वो। अब जब पहले राजद्रोह के केसेस का इस्तेमाल लगाने का आरोप करते रहे कि भाई ये सरकार राजद्रोह के केसेस लगा रही है, अब पत्रकारों को बोलने नहीं देती है, उनको किस तरह से वंचित कर रही है, वो आरोप इसी सरकार पर लगते रहे। अब वो जब राजद्रोह को अपील कर रही है तो भी सवाल है, मॉब लिंचिंग को लेकर इतने सवाल उठे, जब उस पर कानून बना दिया तो भी सवाल है। तो सवाल तो अंत ही विनोद जी 124 में जा रहा है। मेरा नाम विनोद, 50 इंट्रोड्यूस हो। विकास जी, मेरा नाम विनोद। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि इसमें ना, मैंने आपको स्टार्टिंग लाइन बताई थी कि कुछ लोगों का काम सिर्फ विरोध करना है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए इन्होंने जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही, मैं अप्रिशिएट करूंगा वो अपने अधिवक्ता का, जो आपके पैनल अपने उसमें बैठे हुए हैं ऑडियंस में, कि वास्तव में ये एक समस्या है देश की कि हमारे प्रोपोर्शनेटली जजेस कम है। ऐसा मैं मानता हूं, हो सकता है सरकार नहीं मानती हो या और जो पैनलिस्ट नहीं मानते हो, लेकिन उसके पीछे कारण ये भी है, उसके पीछे कारण भी है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम हमारा बहुत वीक है। और उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि जो बताया कि एक तो स्ट्राइक्स और एक माल फंक्शनिंग, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो इस बिल के माध्यम से होने वाली है, जो मुझे समझ में आई, देखिए आई एम नॉट ए लॉ स्टूडेंट, बट मैं समझ रहा हूं ये कि भी जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम SMS के थ्रू क्विक डिलीवरी करेंगे, हम ईमेल के थ्रू सम्मन डिलीवर करेंगे। और अभी जब ईमेल से SMS से सम्मन डिलीवर हो जाएगा, ईमेल से SMS से आपको कॉल आ जाएगा, ईमेल और SMS से आपको जस्टिस मिल जाएगा, तो मैं कहता हूं कि वो तो तुरंत होगा ना, इधर से क्लिक किया नहीं उधर पहुंचा नहीं। समस्या कानून को लेकर, सबसे बड़ी समस्या कानून को लेकर यही है, लोग कहते हैं कि काले कोट वालों के बीच में फंसना नहीं चाहिए। इस वक्त तो बहुत सारे काले कोट वाले मेरे साथ हैं, अब सोचिए मैं इनके बीच में हूं अभी, पर काले कोट वालों के बीच में फंसना नहीं चाहिए ये कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कानून के थपेड़े खाने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है, वही बदलना है। एक बार मैं कुछ सवाल ले लूंगा, जो आ रही हूँ, आ गई। जी, मेरा सवाल रुद्र विक्रम सर से है।
जैसे हमारी स्टडीज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट क्रिमिनल जो पूरा कोड होता है उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आप मुझे बताइए कि जैसे ये अब कोड इसमें फेरबदल हुआ है, इसमें क्या लगता है कि आप जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, जैसे हम कल ही मजाक में कह रहे थे कि हमने 5 साल जो दे दिए उसमें 5 साल पढ़ाई बदल दिया, ये भी कह रहे हैं भाई शहजाद जी बहुत अनफेयर है ये, पूरे वकील कह रहे हैं हमारी पढ़ाई बदल दी, अब पूरी धाराएं फिर से पढ़नी पड़ेगी। ऑन अ लाइटर नोट है ये, मतलब मैं एक दो सवाल और मेरा सवाल सारे अधिवक्ताओं से यहाँ पे कि आतंकवाद को एक परिभाषा देने से या फिर दाऊद इब्राहिम की गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने से क्या आतंकवाद कम हो जाएगा? क्या उसकी परिभाषा देने से आपका जो क्या कहते हैं रेट है 90% के ऊपर चला जाएगा? उसको एनफोर्स कैसे किया जाए? बहुत बढ़िया सवाल है, और मैं एक बार जरा चाहती हूँ अमित आप वो ग्राफिक भी चलाएं, क्योंकि ये कहा गया है कि जो लोग भगोड़े हैं जो देश छोड़कर भाग गए, अब वो सिर्फ भगोड़ों की श्रेणी में नहीं आएंगे, उन पर केस भी होगा, ट्रायल भी चलेगा, सजा भी सुनाई जाएगी, यानी कि वो सजा याफ्ता कहलाएंगे और वो कहीं भी हो वो सजा याफ्ता होंगे। लेकिन